Very warm welcome to all of you. This is Dr. Anubha Sharma, and today we are going to discuss part 7 of our unit 7, that is continuity of life. So let's begin. So in this particular part हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन एंड जीन रेगुलेशन. ये तीनों टॉपिक आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड. सो during replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. ये हमें पता है कि रेप्लिकेशन के टाइम पर एक पेरेंटल जो डीएनए हेलिक्स है उससे 2 हेलिक्स बनते हैं, और ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए के किसी भी एक स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है. तो ड्यूरिंग, यही यहाँ पर कहा गया है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म एन अदर न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इट मे बी आरएनए इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इट मे बी डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल इन केस ऑफ रेप्लिकेशन. है ना, रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए डॉटर सेल्स बन जाएंगे, डॉटर कॉपीज बन जाएंगे, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बन जाता है. जबकि the process of translation require transfer of genetic information. वो जो genetic information mRNA में present है वही ट्रांसफर होती है from a polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acid. सही कहा है. क्या होगा ट्रांसलेशन में? ट्रांसलेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन mRNA में आ गई है उसके एक पर्टिकुलर स्ट्रेच या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी इन अमीनो एसिड्स. ठीक है, ये किस में कहा, ये प्रोसेस कहाँ होगा? ये प्रोसेस होगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, और इस प्रोसेस को ही ट्रांसलेशन कहा जाता है. लेकिन ये हमें पता है कि देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड के बीच में वो तो एटीजीसी हैं, और अगर हम mRNA की बात करेंगे तो AUGC हैं. तो एग्जैक्टली वो कॉपी तो न्यूक्लिक एसिड में है नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जेनेटिक कोड ही, आज हम ये जानते हैं कि जेनेटिक कोड की कुछ सीक्वेंस किस तरीके से ट्रिपलेट कॉपीज बनाते हैं और अमीनो एसिड को कोड करते हैं. लेकिन इनिशियली तो ये नहीं पता था. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया और उनके एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ये डिसाइड हुआ कि किस तरीके से जेनेटिक कोड ही एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल है फॉर कोडिंग ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है, सो देयर आर एम्पल एविडेंस प्रेजेंट कि किस तरीके से अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स में कोई चेंज कर दें, न्यूक्लिक एसिड में किसी भी तरीके का कोई चेंज कर दें, तो ये देखने को मिलता है कि अमीनो एसिड जो सीक्वेंस बन रहे हैं प्रोटीन में उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पता चला कि ये जो जेनेटिक कोड है दैट कुड बी डायरेक्ट द sequence of amino acid during synthesis of protein. ओके, क्लियर है इतने पॉइंट्स? राइट. तो इसी सिलसिले में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया जिनका बहुत ही ज्यादा योगदान है, सिग्निफिकेंट योगदान है. उन कुछ साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. सबसे पहले उसमें नाम आता है जॉर्ज गैम्यू का. इन्होंने जेनेटिक कोड टर्म प्रपोज किया था. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जेनेटिक कोड टर्म किसने प्रपोज किया था. ठीक है, एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट देयर आर ओनली 4 बेसेस, A, U, G, C. ये 4 ही बेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन में. मैं mRNA की बात कर रही हूँ जहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है. ठीक है, तो ये 4 बेसेस हैं, ये ही एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कोडिंग ऑफ दीज 20 अमीनो एसिड्स. ऑल्दो अमीनो एसिड इससे ज्यादा भी होते हैं मगर 20 एसेंशियल. ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए यही 4 बेसिस एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल, ये इन्होंने ही बताया था जॉर्ज गैम्यू साहब ने. ठीक है, सो द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. इन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये देखा, कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक कोड बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए. तो इस तरीके से 4 to the power
3 तो टोटल 64 कोडॉन्स बन जाएंगे फॉर वेरियस काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स। ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया था। तो जो जेनेटिक कोड है वो क्या है? इट इज अ 4 लेटर लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज ट्रांसलेटेड इनटू 20 लेटर लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड। इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने काम किया और अपने काम के थ्रू बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थ्योरीज क्लियर की और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज अ ट्रिपलेट, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, ये बात जो है ये दो जो साइंटिस्ट हैं मार्शल नीडलवर्क एंड सेवेरो ओकाओ, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई। ये तो था कि न्यूक्लियोटाइड ही कन्वर्ट हो रहे हैं अमीनो एसिड्स में, लेकिन वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करता है। इसका जो प्रूफ दिया था वो इन दोनों साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया था। और इसी में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का, हु वॉज एन इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। इन्होंने फर्स्ट सिंथेटिक जीन बनाया था उस जमाने में, और he was the first scientist to chemically synthesize oligonucleotides, या फर्स्ट सिंथेटिक जीन भी कहते हैं। he synthesized RNA molecule by chemical method। और इस काम के लिए इन लोगों को नीलनबर्ग और हरगोविंद खुराना एंड रॉबर्ट डब्ल्यू होली, इन तीनों को मिलकर नोबेल प्राइज भी 1968 में मिला था। ठीक है, तो मार्शल नीडलबर्ग जी ने क्या किया, इन्होंने एक सेल फ्री मीडियम तैयार किया और वहां पर उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की। और वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस उन्होंने आर्टिफिशियल मीडियम में की, तो जिसकी अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें ये पता चला कि कोड जो है वो किस तरीके से हेल्प करते हैं और कौन सा कोड किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बनाएगा। नीलनबर्ग टैग द कोडॉन विद पॉलीयूरिडाइलिक एसिड, यानी कि उन्होंने 3 यू इनको तीनों को ट्रिपलेट को एज अ कोडोन यूज किया, 3 बार यूरेसिल यूज किया। ठीक है, तो आरएनए कंप्राइजेस, ऐसा आरएनए बनाया जिसमें केवल यूरेसिल था, एक पीस। ठीक है, जिससे इनको ये पता चला कि अगर यू ये तीनों साथ में हैं, ये जो कोडोन है ट्रिपलेट फॉर्म में, ये फिनाइल एलिनीन को कोड करते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो कि इन्होंने सेल फ्री मीडियम में डेवलप किया था, उसके थ्रू इन्होंने ये पता लगाया कि किस तरीके से अगर हम यूरेसिल को ही 3 बार ले लें तो ये जो ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट फिनाइल एलिनीन को कोड करता है। और उन्होंने यही टेक्निक अप्लाई की फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग 63 कोडॉन्स। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के आधार पर यह बताया कि जो कोडॉन होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और अपने इस बहुत ही वैल्यूएबल काम के लिए, जो जेनेटिक कोड पर था, प्रोटीन सिंथेसिस पर था, अलोंग विद अदर साइंटिस्ट, इन्होंने ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1968, जो मैंने आपको अभी बताया। तो अमीनो एसिड कितने होते हैं? अभी आपको बताया कि जो 20 हैं वो एसेंशियल हैं, जिनको हमें पढ़ना है इस टाइम पर, और उनके सिंबल्स कौन कौन से हैं? ये 3 लेटर सिंबल हैं जिनको हमारे को याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। 1 लेटर कोड है वो अभी आपके इस लेवल के कोर्स में इतना जरूरी नहीं है याद करना, मगर ये जो 3 लेटर कोड है ये आपको याद होने चाहिए। तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, लाइक आर्जिनिन है, स्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ये जितने भी हैं, सेरीन, प्रोलीन, फिनाइन, एलेनिन, वेलिन, इन सब में जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं वही उनका 3 लेटर कोड होता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन जहां पर एसिड लगा हुआ है, लाइक एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, इन दोनों में फर्स्ट 3 लेटर एक्ट एज अ कोड, 3 लेटर कोड फॉर देम। बट जब इनका दूसरा नाम रिजेम्बलेंस करते वाला, यानी एस्पेराजीन आ गया या ग्लूटामाइन आ गया, यहाँ ग्लूटामाइन एंड यहाँ पर एस्पेराजीन। ठीक है, ये दोनों जो मैंने कोड किए हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट 2 लेटर्स AS एंड लास्ट में N, ये 3 मिलकर कोड बना रहे हैं ASN। यहाँ पर GL एंड N, बस ये दोनों आपको जो एक्सेप्शंस हैं वो कोड याद करने में ध्यान रखते हैं। बाकी सारे के जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं दैट एक्ट एज अ कोड। कहीं पर भी आप जाएं आपको ये समझ आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर ट्रिप्टोफन में भी यस वाई नहीं है, पी है। तो ये एक दो एक्सेप्शन हैं जिनमें आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। बाकी फर्स्ट 3 लेटर एक्ट एज अ कोड। तो आपको सबसे पहले तो अमीनो एसिड्स याद होने चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए, फिर कोड आप, क्योंकि कोड केवल कोड दिया जाता है कभी कभी और उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कोड ही रिजेंबल नहीं करेंगे तो आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। अच्छा, अब आता है द कोडोन फॉर द वेरियस अमीनो एसिड्स। तो कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 बताए गए आपको, सॉरी 64 टोटल हैं अमीनो एसिड्स। तो 64 जो कोडोन है, सॉरी जो कोडोन है 64, वो कैसे बनेंगे वेरियस अमीनो एसिड्स के लिए। 20 तो एसेंशियल है, और भी अमीनो एसिड्स हैं। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ जो ये जो 64 कोडोन है वो कैसे बनेंगे। उसके लिए देयर इज अ चेकर बोर्ड। इस चेकर बोर्ड में क्या हुआ, इस फर्स्ट लाइन में भी हमें सबसे पहले एक लाइन याद करनी है, वो है UCAG। ये हमें याद करना है, UCAG इसी फॉर्म में हमें याद करना है। ठीक है, जब UCAG हमें याद हो गया तो यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में भी हम लिख देंगे UCAG, ऊपर जो है हॉरिजेंटल फॉर्म में भी लिख देंगे UCAG, एंड राइट हैंड साइड में हम ईच स्क्वायर के सामने लिखेंगे UCAG, एक बार, दूसरी बार UCAG, तीसरी बार UCAG एंड 4th टाइम UCAG। ठीक है, तो इस तरीके से U इंटू U, UU एंड UU, ये 4 बार लिख दिया। अब ये जो UCAG है वो एज सच उठा के, ये जो UCAG है ये एज सच उठा के यहां पर रख दिया UCAG। तो इस तरीके से हमारे को 4 जेनेटिक कोड मिल गए। ठीक है, सिमिलरली CC का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ CU, तो यहाँ लिखा CU, CU, CU एंड CU। सिमिलरली UCAG, पूरा का पूरा ये जो है इसको उठाकर इस CU के आगे रख दिया UCAG। तो फिर हमको 4 ट्रिपलेट्स मिल गए। इस तरीके से ये जो फिर 64 कोडोन है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो इसे क्लियर करने के लिए ये मैंने एक सैंपल चेकर बोर्ड बनाया है, इसको हम लोग अपने आप सॉल्व करते हैं। तो चलिए, UC और C का तो हमने कर लिया था अभी लास्ट में, अब हम करते हैं U एंड दिस C का। सो हम लिख देते हैं 4 बार UC, UC, UC एंड UC। ठीक है, एंड दिस UCAG, तो यहां पर लिखेंगे UCAG, बन गया। अब नाउ दिस C एंड दिस A, तो हम लिख देते हैं AC, 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 AC। ठीक है, देन UCAG लाइक दिस। यहां पर GC, GC, सॉरी GC, 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 देन UCAG लाइक दिस। इस तरीके से हम पूरे चेकर बोर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये 64 कोडॉन्स इस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ हाईलाइटेड लाइट डार्क ग्रे कलर में कुछ कोडॉन्स को मैंने यहाँ पर जो है हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो है AUG, दिस इज एक्ट एज अ स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन ये किसको कोड करेगा? ये कोड करेगा मिथियोनिन को। एंड देयर आर 3 अदर्स, UAA, UAG, this one UAA, UAG and UGA. These 3 act as a stop codon. ये क्या करेंगे? ये टर्मिनेट करेंगे किसी भी जो अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, कहाँ पर वो रिएक्शन स्टॉप होगी, वहाँ पर अगर UAA, UAG या UGA में से कोई भी एक कोडोन आ जाता है, वहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो these 3 act as a stop codon. ठीक है, ये तीनों स्टॉप कोडोन है, जी आपको याद करने हैं अच्छे से। और AUG एक्ट एज अ स्टार्ट कोडोन। और ये किस अमीनो एसिड, ये स्टार्ट कोडोन भी है और ये मिथियोनिन को कोड भी करता है। एक अमीनो एसिड होता है मिथियोनिन, उसको ये कोड भी करता है। ओके, सो व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड? जो ये कोडोन है, दीज आर प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म। कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होते हैं। 61 कोडोन डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, जबकि जो 3 हैं मैंने अभी अभी आपको बताया दैट एक्ट एज अ स्टॉप कोडोन, वो किसी भी
अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्टॉप कोडोन है वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, ठीक है। जनरली देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जिसकी बात आगे आने वाली स्लाइड्स में हम करेंगे। एंड सम अमीनो एसिड्स आर कोड बाय मोर देन वन कोडॉन। कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिसको एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि कोड जो है वो डिजेनरेटिव होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा कोडॉन किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। एंड द कोड इज रीड इन mRNA। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये सारे के सारे जो कोड हैं, कोडोन्स हैं, वो mRNA पर प्रेजेंट है। इन अ कंटिन्यूअस मैनर, देयर इज नो कॉमा, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो पंक्चुएशन, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यहाँ पर अगर एक कोड है GCAU, चलिए ए लिख दिया, कोई बात नहीं, GCCGUA, तो ये जो स्पेस मैंने बनाया, ये स्पेस होगा ही नहीं इन कोडॉन। ये कोडॉन में ऐसा स्पेस होगा ही नहीं। ये लगातार GCAU GGAC इस तरीके से लिखे जाएंगे। यहाँ पर ना तो कोई कॉमा होगा, ना कोई सेमी कॉमा होगा, ना कोई स्पेस होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस मैनर में कोडॉन्स लिखे जाते हैं। यही यहाँ पर इस 5th पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस मैनर, देयर आर नो पंक्चुएशन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, मीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, UUU, अगर कहीं पर ये ट्रिपलेट आ गया UUU, इट कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड, दैट इज फिनाइल एनिलीन। तो ये यूनिवर्सल होते हैं, चाहे हम प्रोकैरियोट्स की बात करें या यूकैरियोट्स की बात करें, ठीक है। तो ये इसके साइलेंट फीचर्स हैं आपके जेनेटिक कोड के। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो हम अब इस स्लाइड में देखने वाले हैं। जैसे कि AUG, ये हमें पता है AUG क्या था। हमने कहा था कि AUG स्टार्ट कोडोन है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इनिशिएटर कोडोन तो है ही, लेकिन ये एक अमीनो एसिड दैट इज मिथियोनिन को भी कोड करता है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट आ गया। और सम टाइम ज़्यादातर AUG एक्ट एज ए स्टार्ट कोडोन, लेकिन कभी कभी किसी केस में GUG, जो जनरली वैलिन को कोड करता है, बट किसी केस में ये एक्ट करता है एज अ स्टार्ट कोडोन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो UAA, UAG एंड UGA यानी ओक्रे, अंबर एंड ओपल, ये जो हैं, ये जो स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं, इनमें से UAA एंड UGA ये दोनों कभी कभी इन द केस ऑफ पैरामीशियम ग्लूटामीन को कोड कर देते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, जबकि मैंने आपको साइलेंट फीचर्स में बताया था कि ये तीनों किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो हमको याद करने हैं, ठीक है। अब ये UAA, UAG, UGA को कैसे याद रखा जाता है? ये बच्चे लोग कैसे याद रखते हैं आपको पता है। कभी कभी कहा जाता है इसके लिए कि उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स बना के लोग इसे याद रखते हैं। तो आप भी इसी तरीके की कोई भी ट्रिक बना सकते हैं इन तीनों स्टॉप कोडोन्स को याद रखने के लिए, ठीक है। सो ये तो 3 एक्सेप्शंस यहाँ हैं। इसके अलावा ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में AGG एंड AGA एक्ट एज अ स्टॉप कोडोन, ठीक है। नॉर्मली कौन से थे? अभी हमने डिस्कस किए UAA, UAG, UGA, लेकिन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में AGG एंड AGA ये स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं, जबकि नॉर्मली ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड है आर्जिनिन, उसको कोड करते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में UGA ये जो स्टॉप कोडोन है, ये ट्रिप्टोफन को कोड करता है, ठीक है। ये ट्रिप्टोफन को कोड करता है, जबकि नॉर्मली ये स्टॉप कोडोन है। एंड AUA ये मिथियोनिन को कोड करता है, जबकि मिथियोनिन को कौन सा AUG कोड कर रहा था नॉर्मली, है ना। तो AUG कोड करता है मिथियोनिन को इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन, जबकि यूनिवर्सली ये आइसोल्यूसिन को कोड करता है। लेकिन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है ना, आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर तो उनका अपना DNA होता है। वो तो कुछ इसेंशियल चीज़ें वो अपनी खुद बनाते हैं, है ना, इसीलिए सेमी ऑटोनोमस उन्हें कहते हैं। तो वहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो वहाँ पर ये मिथियोनिन को कोड करेगा AUA, ठीक है। ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या एक्सेप्शन है?
ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी कोडोन स्टार्ट हो रहे हैं CU से, वो 3 यूनियन को कोड करते हैं इंस्टेड ऑफ ल्यूसीन। ठीक है, और कोड्स जो हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस मैनर में ट्रिपलेट फॉर्म में ही पढ़े जाने हैं। तो दीज आर नॉन ओवरलैपिंग एक्सेप्ट थीटा एक्स 174, जहां पर ये ओवरलैपिंग जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। सो व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ कोडोन? द कोड्स इन present in triplet form, they have certain start signals, they have stop signals, codes are commaless, there is no comma, there is no space, no punctuation, these are degenerative, है ना। एक जो है more than 2 जो कोड्स हैं वो किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। these are universal, अगर कोई एक कोड फिनाइल एनिलिन को बैक्टीरिया में कोड कर रहा है यू, तो ह्यूमन में भी वो फिनाइल एनिलिन को जनरली कोड करेगा। These are non-ambiguous, non-overlapping, so these are the silent features. लेकिन अगर जेनेटिक कोड के किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आ जाएं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो क्या होगा, वो जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाता है। और जब वो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है तो उसका जो आउटकम है प्रोटीन वो चेंज हो जाता है। तो जो प्रोटीन बनना चाहिए वो ना बन के कुछ और बनता है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम शुरू से जेनेटिक्स में देखते आ रहे हैं, दैट इज सिकल सेल्ड एनीमिया, है ना। सो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज द चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जो एक जीन होता है बीटा ग्लोबिन चेन वाला, उसमें सिंगल बेस पेयर के चेंज से कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाता है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। और जब सिंगल बेस पेयर चेंज होता है तो उस तरीके की म्यूटेशन को कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। और इसमें क्या होगा, इट रिजल्ट द चेंज इन अमीनो एसिड। ग्लूटामेट की जगह क्या आ जाता है, ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाता है ऑन द 6th पोजीशन। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका बार बार जेनेटिक्स में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इस यूनिट में हमने बार बार डिस्कशन किया है। ठीक है, तो अब जब अमीनो एसिड ये 6th पोजीशन पे, ये जो ग्लूटामेट है इसकी जगह जब ये वेलिन आ जाता है तो क्या चेंजेस आ जाते हैं कि जो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का इस तरीके का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक डिजीज़ हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। जो नॉर्मल आरबीसी है वो बाइकॉन्केव होती है, वो आराम से किसी भी कैपिलरी के अंदर फ्लो कर जाती है। जबकि जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो हसिया होती है उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और वो इस तरीके से एक दूसरे से चिपक कर ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं इन द कैपिलरी। तो आरबीसी या ब्लड फ्लो के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ वेरी सीरियस डिजीज जेनेटिकली लिंक्ड बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। अ सिंगल बेस पेयर हैज बीन चेंज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन अमीनो एसिड रेजिड्यू, ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाता है ऑन द 6th पोजीशन और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है आरबीसी का वो चेंज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है जेनेटिक कोड की, अगर एक भी बेस पेयर चेंज हुआ तो म्यूटेशन क्रिएट हो जाती है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। अब ये कैसे म्यूटेशंस क्रिएट हो जाती हैं या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है डिलीशन या इंसर्जन से, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको इन कुछ लेटर्स के थ्रू समझाए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने एक सेंटेंस लिया, राम हैज रेड कैप, राम के पास रेड कैप है। ठीक है, अब इस राम हैज रेड कैप में अगर एक लेटर बी इनकॉर्पोरेट कर दें बिटवीन दिस हैज एंड रेड, मीन्स ये जो हैज और रेड है इसके बीच में अगर हम बी लेटर इनकॉर्पोरेट कर दें तो हम देखें रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, राम हैज, ये तो बिल्कुल ठीक है, राम हैज। देन यहाँ पर रेड से पहले हमने ये जो रेड था इससे पहले हमने बी इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो अब ट्रिपलेट क्या बन गया, BREDCA एंड देन P। तो पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। सिमिलरली अगर हम 2 लेटर्स इनकॉर्पोरेट कर दें, यहाँ पर अभी हमने बी किया था, अब हम चलिए आई भी कर देते हैं। ठीक है, BI कर देते हैं, तो राम हैज, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर चेंज आ गया, यहाँ पर BRE था, यहाँ पर BIR आ गया। अब देन नेक्स्ट जो इसका अपकमिंग फ्रेम है वो भी चेंज हो गया, है ना। फिर अपकमिंग जो भी इसके आगे होंगे वो सारे के सारे रीडिंग फ्रेम चेंज हो गए। और अगर हम 3 लेटर्स इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्या होगा, तो राम सेम लेटर है, हैज़ ये भी ट्रिपलेट सेम है,
यहाँ पर एक ट्रिपलेट चेंज हो गया बिग, लेकिन इसके आगे वाले जो लेटर्स हैं वो सेम टू सेम रहे, तो ये एक फ्रेम शिफ्ट चेंज हो गया, ये वाला अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट की फॉर्म में एक अमीनो एसिड कोड करेगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन आगे इसके सेम टू सेम वही अमीनो एसिड जो पहले कोड हो रहे थे वही होंगे। लेकिन अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया या 2 हो गए तो आगे वाले फ्रेम्स भी चेंज होते जा रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल से आसानी से ये बात समझ पा रहे हैं अगर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिलीट करके। अभी तो हमने इनकॉर्पोरेट किया था, अब हम डिलीट करते हैं वन बाय वन। रेड का आर, ई और डी उसी सेंटेंस से, ये जो हमने रेड लगाया इससे वन बाय वन डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, तो राम यहाँ है, हैज यहाँ है, यहाँ पर राम है सेम ट्रिपलेट, हैज यहाँ है सेम ट्रिपलेट। अब हमने आर डिलीट कर दिया, ये जो आर है ये डिलीट कर दिया, तो अगला फ्रेम क्या बनेगा? अगला फ्रेम ई डी सी का बनेगा, तो यहाँ मैंने बना दिया ई डी सी। ठीक है, एंड देन ए पी, इसके आगे जो भी लेटर्स हों, ये फ्रेम चेंज हो गया। अब 2 लेटर्स इनको इसके बाद हम डिलीट कर रहे हैं ई को। ठीक है, ये जो ई है इसको डिलीट किया जा रहा है, तो राम और हैज सेम है, ये रहा राम एंड हैज। ई को डिलीट कर दिया, फिर अगला फ्रेम क्या बन रहा है? अगला फ्रेम डी सी और ए का बनेगा, है ना, ट्रिपलेट फॉर्म बन रहे हैं, तो यहाँ पर डी सी ए का बन गया, फिर पी अगला जो भी लेटर होगा उसके साथ बन गया, एंड देन डी को भी चलिए अगले में हटा देते हैं, तो राम सेम ट्रिपलेट, हैज सेम ट्रिपलेट। अब यहाँ पर फिर से आ गया कैप, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया, वो तीनों डिलीट हो गए। तो दोबारा से जो ट्रिपलेट वर्ड्स हैं उनका स्टेटमेंट और उसका रीअरेंज करके हम देख रहे हैं किस तरीके से इस केस में दोबारा से फ्रेम शिफ्ट चेंज हो रहा है। यानी राम और हैज तक तो जो अमीनो एसिड, अगर हम इन्हें न्यूक्लियोटाइड माने, जो अमीनो एसिड ये ट्रिपलेट कोड करेगा वही करेगा, लेकिन इसके बाद वाले अमीनो एसिड्स चेंज हो जा रहे हैं अगर हम वन बाय वन लेटर्स को भी डिलीट कर रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? ये जो हमने प्रीवियस 2 एक्सरसाइज की, इससे ये कंक्लूजन निकला कि इंसर्जन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस चेंज द रीडिंग फ्रेम। 1 या 2 बेसिस को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो जो ये रीडिंग फ्रेम है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्जन, जहां पर हमने डाला है वहां से रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, उससे पहले चेंज नहीं होता। उससे पहले तो देखिए यहाँ पर भी राम था, हैज था, यहाँ पर भी राम है और यहाँ पर भी हैज है, इन ऑल 3 केसेस। ठीक है, लेकिन उसके बाद उस पॉइंट ऑनवर्ड्स रीडिंग फ्रेम चेंज हो रहा है। सच म्यूटेशंस आर रेफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट इंसर्जन और डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, इंसर्जन एंड डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल्स, 1 या 2 करने पर वो या उसके आगे के रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाते हैं। लेकिन इंसर्जन या डिलीशन 3 का हो, अगर 3 का हो या इसकी मल्टीपल्स हो 3, 6, 9, इस तरीके से इंसर्ट और डिलीट इन 1 और मल्टीपल कोडॉन, हेंस 1 और मल्टीपल अमीनो एसिड्स, एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनऑल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। वहां पर उस पर्टिकुलर जो 3 लेटर्स वाला है वो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला वही रहेगा सेम टू सेम, क्योंकि वो ट्रिपलेट कोड बना लेगा, वो एक और दूसरे को कोड करेगा, लेकिन उसके बाद जो अमीनो एसिड कोड होंगे वही होंगे, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। यहाँ पर ये जो बिग पूरा आ गया तो ये अपना अमीनो एसिड जो भी कोड करेगा, लेकिन रेड यहाँ पे पहले जो इस केस में अमीनो एसिड कोड कर रहा था, यहाँ पर भी वही अमीनो एसिड कोड करेगा। यहाँ पर जो अमीनो एसिड कोड कर रहा था कैप, यहाँ पर भी वही अमीनो एसिड कोड करेगा, केवल इस फ्रेम में चेंजेस आएंगे। लेकिन जब हम 1 या 2 इनकॉर्पोरेट करेंगे या डिलीट करेंगे तो इसमें तो चेंजेस आएंगे ही, लेकिन इसके बाद वाले भी पूरे के पूरे फ्रेम चेंज हो जाते हैं। तो 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने पर या डिलीट करने पर उस पॉइंट ऑनवर्ड सारी की सारी चेंज शिफ्ट हो जाती है, पूरा फ्रेम शिफ्ट चेंज होता रहता है। लेकिन अगर 3 करें या ऐड करें, इंसर्ट करें या डिलीट करें तो केवल इस पॉइंट पर चेंजेस आते हैं, उसके आगे और उसके पीछे सेम टू सेम अमीनो एसिड कोड होते हैं। इस एग्जाम्पल से हमने ये बात समझ ली है और ये इससे कंक्लूड होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नाउ कम टू द प्रोटीन सिंथेसिस पार्ट। व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस? एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन के थ्रू आपको बताया गया है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है mRNA को, ठीक है, मैसेंजर आरएनए को, एंड दिस ब्लू वन
दिस इज राइबोसोम्स। नीचे है स्मॉलर सब यूनिट, ऊपर है बिगर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। दिस येलो वन एक्ट एज अ ट्रांसफर्स आरएनए, और ये ट्रांसफर्स आरएनए हैं 1 by 1 अमीनो एसिड्स को ला रहे हैं और एक दूसरे को देने के बाद एक अमीनो एसिड की लंबी चेन बन रही है जिसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और वो सिंथेसाइज हो रही है। ठीक है, इतना जनरलाइज्ड आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किस तरीके से डिफर करती है। बैक्टीरिया के केस में आपको पता है नेकेड डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में सस्पेंडेड पड़ा रहता है डीएनए। तो जितनी भी एक्टिविटी हैं, रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ या ट्रांसलेशन हुआ, वो सारा का सारा कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा, क्योंकि देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो न्यूक्लियस भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सारा का सारा आप देख रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू कि डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, जबकि यूकैरियोट के केस में क्या हो रहा है, देयर इज अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सो डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए टू आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है हमारा इनसाइड द न्यूक्लियस। अब जब मैच्योर हो जाएगा आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद, तो वो न्यूक्लियर पोर से बाहर निकला, उसके बाद जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस। उसके जो इनिशियल रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस में होता है, और ट्रांसलेशन जो है दोनों का साइटोप्लाज्म में होता है। इस पिक्चर के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा इन यूकैरियोट्स, जब हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एमआरएनए बन गया थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, तो न्यूक्लियर पोर से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद इसने असेंबल किया विद दिस स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट इस तरीके से, और साइटोप्लाज्म में पड़े हुए डिफरेंट फ्री अमीनो एसिड्स हैं उनको कैरी करके लेकर आया ट्रांसफर्स आरएनए। ठीक है, और ट्रांसफर्स आरएनए के नीचे की तरफ लगे हुए होते हैं एंटीकोडॉन। कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ, एमआरएनए पर, और इसके जस्ट अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो यहाँ होंगे एंटीकोडॉन की फॉर्म में ऑन ट्रांसफर्स आरएनए। वो यहाँ पर आएंगे, आके रिकॉग्नाइज करेंगे, और फिर 1 by 1 ट्रांसफर्स आरएनए एक से दूसरे को अमीनो एसिड देता रहेगा, और फिर इस तरीके से न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, और एक जैसे स्टॉप कोडॉन आएगा उसके पास, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू ट्रांसलेशन हमें मिल जाती है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप है वो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, एंड जो ट्रांसलेशन का स्टेप है वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर मेंशन। क्लियर हो गया आपको? अब यही सारे स्टेप्स हम 1 by 1 एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सो ट्रांसलेशन के लिए हमें जो सबसे पहली चीज है उसकी वो है ट्रांसवर्स आरएनए। ट्रांसवर्स आरएनए ही लेके आ रहा था अमीनो एसिड्स, अभी हमने देखा डायग्राम में। तो ट्रांसवर्स आरएनए में क्या क्या चीजें होती हैं? ट्रांसक्राइब आरएनए हैज एन एंटीकोडॉन लूप दैट हैज बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। और ये कोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये कोड प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पर। तो एमआरएनए के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स वो प्रेजेंट होते हैं ट्रांसफर्स आरएनए पर, और उसे बोला जाता है एंटीकोडॉन लूप। और क्या होता है ट्रांसक्रिप्स आरएनए में? टीआरएनए में एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है जहां पर अमीनो एसिड बाइंड करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी हम अगली कमिंग स्लाइड्स में इसका डायग्राम देखेंगे ताकि ये चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फॉर इनिशिएशन देयर इज एनदर ट्रांसफर्स आरएनए। जब इनिशिएशन होता है इस प्रोसेस का ट्रांसलेशन का, तो एक पर्टिकुलर आरएनए होता है जिसे बोला जाता है इनिशिएटर ट्रांसक्रिप्स आरएनए। ठीक है, इनिशिएटर टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। देयर इज नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए यहाँ पर कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है। जैसे कि आपको पता है, मैंने कोडॉन का जब जिक्र किया जो प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पे, कि वहाँ एक इनिशिएटर है, भाई एयूजी एक्ट एज अ स्टार्ट कोडॉन, है ना, यही तो बताया था कि एयूजी एक्ट एज अ स्टार्ट कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन के लिए यूएए, यूएजी एंड यूजीए, ये तीनों एक्ट एज अ स्टॉप कोडॉन। तो ये प्रेजेंट है कहाँ? ये सारे के सारी चीजें प्रेजेंट हैं एमआरएनए पर। लेकिन ट्रांसफर्स आरएनए के लिए कोई स्टॉप कोडॉन नहीं होता है, हालांकि इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है,
क्लियर हो गया आपको ये सारा का सारा पॉइंट? तो ये आपको याद रखना है कि इनिशिएटर ट्रांसफर्स आरएनए है, लेकिन स्टॉप कोडॉन कोई भी ट्रांसफर्स आरएनए का नहीं है। स्टॉप कोडॉन जैसे ही एमआरएनए का आ जाएगा, ट्रांसफर आरएनए ऑलरेडी डिसोशिएट हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी। ठीक है, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, सो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर्स आरएनए। देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर या 2D स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट लुक लाइक अ क्लोवल लीफ, जिसमें एक डी आर्म होती है जिसे डी लोब भी कहा जाता है, या हम इसे डी आर्म भी कह सकते हैं। एक डी आर्म होती है या इसको टी लोब भी कहा जाता है। यहाँ पर एंटी कोडोन साइट है जहाँ पर कोडोन जो है AUG का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, या जो भी आगे स्टार्ट कोडोन के बाद जितने भी कोडोन्स आएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एंड दिस इज योर थर्ड टर्मिनल जो है ये यहाँ पर ये है एक्सेप्टर स्टेम बोलते हैं इसको। यहाँ पर अमीनो एसिड आकर बाइंड करता है। और अगर ट्रांसफर्स आरएनए का हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट लुक लाइक अ इन्वर्टेड एल। ये देखिए इस तरीके से दिखता है, इन्वर्टेड एल की फॉर्म में इसका 3D स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, किस आर्म को टी आर्म कहा जाता है या टी लूप, किस आर्म को डी आर्म कहा जाता है या डी लूप, कहाँ पर एंटी कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर अमीनो एसिड्स को कैरी करके लेके आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका 2D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और इस डायग्राम के थ्रू आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, सो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। डिफरेंट अमीनो एसिड्स का जुड़ना थ्रू अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ऐसे करके जो बीड्स, जैसे बीडेड स्ट्रक्चर, मैंने आपको क्रोमोसोम में भी कई बार ये टर्म लिया है। तो ये जो बीड्स जुड़ते जा रहे हैं, ये एक रहा, ये सेरीन का है, ये ग्लाइसिन का है, ल्यूसीन, सेरीन, लाइक दिस, टायरोसिन, ल्यूसीन, इसके बीच में ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये जो पॉलीपेप्टाइड बन रही है, इसका जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है अमीनो एसिड्स का, इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या है डेफिनेशन? Translation refer to the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide. The order and sequence of amino acid are defined by the sequence of bases present on the mRNA. Obviously जो mRNA पर sequence आएगा उसका ही complementary transverse RNA उठाकर लेकर आएगा amino acids, है ना। तो क्या sequence रहेगा amino acid का, ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से mRNA पे present sequence पर। ठीक है, द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। किससे जुड़े हुए होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनने में एनर्जी भी लगती है। ठीक है, जो कहाँ से मिलेगी हमें ATP से मिलेगी या हमें GTP से मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रोसेस में ये जितना भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा इसमें ATP या GTP यूटिलाइज होता है और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन भी यूटिलाइज होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ट्रांसलेशन मशीनरी। सो देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड। अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट होना पड़ता है ट्रांसलेशन के शुरुआत में ही, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड मैग्नीशियम आयन in the presence of ATP and linked to their cognate transverse RNA, a process commonly called charging of transverse RNA. ये जो पहला ट्रांसफर्स RNA है, जब वो एक्टिवेट होता है वहां जाने के लिए फर्स्ट पर, उसको चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर्स RNA कहा जाता है या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर्स RNA कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मशीनरी में हमें क्या क्या चीजें लगेंगी? ट्रांसलेशन जब होगा तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होने चाहिए, ट्रांसलेशन जब होगा तो mRNA प्रेजेंट होना चाहिए, उसी के कोडोन्स को रीड किया जाएगा, उसके एंटी कोडोन्स रीड करेगा ट्रांसफर्स RNA, तभी वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड उठाकर लेकर आएगा और अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, उसे कैरी करेगा ट्रांसफर्स RNA एंड एक एंजाइम काम करेगा जिसे बोला जाएगा अमीनो एसाइल ट्रांसफर्स RNA सिंथेटेज। ठीक है, और मैग्नीशियम आयन तो मैंने आपको बताया था, ATP भी यहाँ पर रखती है। तो दिस इज द होल सोल ट्रांसलेशन मशीनरी जो काम करेगी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। राइबोसोम का क्या काम रहेगा? राइबोसोम को जनरली प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ATP फैक्ट्री कहते हैं ना,
ऐसे ही राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इसे साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कह देते हैं या प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। mRNA एक्ट एज अ टेम्पलेट ओवर हियर, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी में है। ट्रांसफर्स RNA इट ब्रिंग द रिक्वायर्ड अमीनो एसिड, रीड द जेनेटिक कोड एंड प्लेस द अमीनो एसिड एट अ प्रॉपर प्लेस। ये सारा का सारा आपको बताया हुआ है क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं आपको। चलिए, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म वन बाय वन कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे। सबसे पहले है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेट होगा, देन ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू ट्रांसफर्स RNA, then initiation of protein synthesis, chain termination and protein translocation. These are the steps of translation mechanism, जिसे हम one by one देखेंगे। A translation unit in mRNA is a sequence of RNA that is flanked by a start codon, that is AUG, and stop codon. It may be out of those three, UAA, UGA या GU, ठीक है। उनमें से कोई भी एक आएगा और इनके बीच का जो पूरा का पूरा सिंबल है, लाइक अगर ये स्टार्ट कोडॉन है और ये स्टॉप कोडॉन है तो ये जो है ये ट्रांसलेशन यूनिट आपकी मानी जाएगी, ट्रांसलेशन यूनिट आपकी मानी जाएगी। सो अ ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन एंड कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। And mRNA also has some additional sequence, कुछ और सीक्वेंस होते हैं जो स्टार्ट कोडॉन और ये जैसे अगर 5 प्राइम है, ये 3rd प्राइम है, तो यहाँ पर कुछ और सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिससे बोलते हैं UTR, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन, ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि an mRNA also has some additional sequence that are not translated and are referred to as untranslated region or UTR. The UTR present at both 5 prime end before the start codon, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया, and at 3 prime end after the stop codon, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया। They require for efficient translation process. इनकी क्या ज़रूरत होती है ताकि ट्रांसलेशन प्रोसेस efficiently हो जाए, इसलिए ये पूरे उस सेगमेंट से ट्रांसलेशन यूनिट के सेगमेंट के दोनों एंड पर प्रेजेंट होते हैं। 5 प्राइम एंड पर जस्ट बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एंड 3rd प्राइम एंड पर जस्ट आफ्टर द स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम्स में, इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है हमारा चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर्स RNA, या जिसे क्या कहा था अभी हमने, अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर्स RNA। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ATP, ATP से एनर्जी मिलती है पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए। फॉर दिस अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड, अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हो जाएंगे, कैसे होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू द कोग्नेट ट्रांसफर्स RNA इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज, ठीक है। और क्या हुआ, ये ट्रांसफर्स RNA था, आपको डायग्राम में दिख रहा है मैच्योर ट्रांसफर RNA। तो अमीनो एसाइलेशन में क्या हो रहा है, ये जो एंजाइम है एंड मैग्नीशियम आयन यहाँ पर आए, ATP यहाँ पर आया क्योंकि एनर्जी चाहिए प्रोसेस के लिए, तो अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये अमीनो एसिड यहाँ पर जाकर लग गया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है अमीनो एसिड का इस एंड पर जाकर लगना, 5 प्राइम एंड पर जाकर लगना, अमीनो एसिड लूप पर जाकर लगना, ऊपर की तरफ जाकर लगना, यहाँ पर एंटीकोडॉन प्रेजेंट है, इस जगह पर बाइंडिंग साइट पर जब अमीनो एसिड लग गया है, इसको बोला जा रहा है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर्स RNA, है ना। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA, जो मैच्योर ट्रांसफर RNA था, यहाँ पर अमीनो एसिड का लगना इन द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन एंजाइम एंड ATP एंड सर्टेन कोफैक्टर्स, इस प्रोसेस को कहा जा रहा है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA या अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर्स RNA, जिससे कि ट्रांसफर RNA चार्ज हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं वन बाय वन क्या हो रहा है। इस एनिमेशन को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आने वाले स्टेप्स आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, कुछ इनिशिएटिव फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 1 ये आके यहाँ लगे, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। यहाँ पर 3 साइट्स हैं, A साइट, P साइट एंड E साइट। A साइट, P साइट एंड T साइट, जैसे कि मैसेंजर RNA ऊपर आया, ये AUG वाला स्टार्ट कोडॉन वाला पार्ट जाके बाइंड हुआ, किसके साथ, कहाँ पर आकर लगाए, P साइट पर। तो जो ट्रांसफर्स RNA है वो P साइट पर आकर बाइंड हो रहा है,
ठीक है, जब ये यहाँ लग गया, इसकी लार्जर सब यूनिट भी आ गई राइबोसोम्स की, और यहाँ पर जीटीपी प्रेजेंट है, और जीटीपी की प्रेजेंट में ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड था, फर्स्ट चार्ज ट्रांसफर्स आरएनए था सॉरी, वो पी साइट पर आकर बाइंड हुआ। अब जो सेकंड है वो ए साइट पर आकर बाइंड हो रहा है। इन दोनों के बीच में अभी आप देखेंगे, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये दोनों डिसोशिएट हो गए, ये जो अमीनो एसिड था वो डिसोशिएट हो गया अपने ट्रांसफर्स आरएनए से। अब क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर्स आरएनए रिलीज हो जाएगा, हटेगा, एग्जिट साइट पर पहुंच गया, अब ये रिलीज हो गया, देखिए यहाँ पर बन गया, और जो सेकंड ए साइट पर प्रेजेंट था वो शिफ्ट हो गया पी साइट पर, पी साइट पर यानी पेप्टिडाइल साइट पर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसफर्स आरएनए किसी और अमीनो एसिड को लेके आ रहा है, यहाँ पर आर्जिनिन को लेकर आ रहा है, ये भी इसके साथ पेप्टाइड बाइंडिंग करेगा, और धीरे 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 हम देखेंगे पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, कहाँ पर, पी साइट पर। तो इस पूरे पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, एनिमेशन में हम क्या समझ रहे हैं, हम इसमें ये समझ रहे हैं कि जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए था वो जाके पहले बाइंड हुआ पी साइट पर, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं ट्रांसफर आरएनए वो ए साइट पर जाके बाइंड हो रहे हैं, और फिर जैसे ही फर्स्ट वाला अपना अमीनो एसिड ए को दे देता है और वो डिसोशिएट हो जाता है अमीनो एसिड के साथ, एग्जिट पर जाता है और निकल जाता है, फिर वो पी पर शिफ्ट होता है। तो पहला वाला जो मिथियोनिन लेकर आएगा वो डायरेक्टली पेप्टिडाइल साइट पर जाएगा, उसके बाद वाले सारे के सारे ए साइट पर आएंगे। इस एनिमेशन के थ्रू हमने ये समझ लिया है। अब हम वन बाय वन ईच स्टेप को बहुत ध्यान से देखेंगे, और जिससे हमारा ट्रांसलेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, इट बिगेन एट द 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर, जिसे हम IF भी कह रहे थे। ठीक है, IF1, IF2, IF3, इस तरीके से इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। IF1 and 3 प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही आते हैं स्मॉलर सब यूनिट से तो फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, द mRNA बाइंड टू द स्मॉलर सब यूनिट, mRNA बाइंड टू द स्मॉलर सब यूनिट। mRNA आया और उसने स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड किया। ठीक है, ये जो mRNA ये आया, इसने स्मॉलर सब यूनिट के साथ, इस डायग्राम में देखें आप, बाइंड कर लिया mRNA। नाउ द लार्जर सब यूनिट बाइंड टू द स्मॉलर सब यूनिट। अभी हमने एनिमेशन में भी देखा था, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसके बाद आएगा लार्जर सब यूनिट, और लार्जर सब यूनिट आने के बाद ये जो है स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करने के बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इसने बना दिया। इस स्टेप पर हम इसे बोलेंगे जब तीनों की बाइंडिंग हो गई, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब लार्जर जो सब यूनिट है इसमें 2 बाइंडिंग होती हैं, एक्चुअली 3 होती हैं, लेकिन बाइंडिंग के लिए 2 ही रेस्पॉन्सिबल हैं। तीसरी जो ई साइट थी तो वो तो एग्जिट साइट थी। ये जो 2 बाइंडिंग साइट हैं उनमें से पहले का नाम है अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट और ए साइट, इसे बोला जाता है ए साइट। और ये जो दूसरा है इसे बोला जाता है पी साइट। दूसरा का क्या नाम है, पेप्टिडाइल साइट और पी साइट। ठीक है, तो जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की, उसकी 2 साइट है जहां पर अमीनो एसिड लाके बाइंड करेंगे। बीच वाला जो साइट है उसे बोलते हैं पी साइट या पेप्टिडाइल साइट, और राइट वाला जो है उसे बोला जाता है ए साइट। ठीक है, क्या हुआ इनिशिएशन में, इनिशिएशन में 5 प्राइम एंड का जो आरएनए था वो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट के साथ जाके बाइंडिंग की इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इनिशिएशन फैक्टर। उसके बाद लार्जर सब यूनिट आया और उसने इसके साथ बाइंड करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसकी 2 साइट हैं, ए साइट एंड पी साइट। ए साइट की फुल फॉर्म है अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट, एंड पी साइट की फुल फॉर्म है पेप्टिडाइल साइट। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या हो रहा है, जो इनिशिएशन साइट है जो पी साइट पर आकर बाइंड हुआ, इनिशिएशन कोडॉन कहां पर बाइंड हुआ है, वो एयूजी। और जो एयूजी के पास कोडॉन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था मिथियोनिन। एयूजी किसको कोड करेगा, मिथियोनिन को कोड करेगा। तो मिथायोनाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स वुड हैव यूएजी। बिल्कुल सही बात है, यानी कि यहाँ पर अगर एयूजी है, यहाँ आप ध्यान से देखें तो एयूजी प्रेजेंट है, तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा ऑन ट्रांसफर आरएनए। इस ट्रांसफर आरएनए को क्या बोला जा रहा है, मिथायोनाइल ट्रांसफर आरएनए। इसका जस्ट एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री यूएजी एज अ एंटीकोडॉन। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यूएजी। ठीक है, एट द पी साइट कहां पर ये बाइंड हो रहा है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कोडॉन जो मिथियोनिन लेकर आ रहा है, जो एयूजी पर जाकर बाइंड करेगा, वो डायरेक्टली पी साइट पर बाइंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए साइट पर बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, पी साइट पर बाइंड करेगा आपका फर्स्ट कोडॉन। ठीक है,
ये जो फर्स्ट कोडॉन है, ये देखिए मैंने आपको बताया था ये ए है, ए साइट, ये है पी साइट। तो जो फर्स्ट कोडॉन है वो पी साइट पर आके बाइंड करेगा। पी साइट फर्स्ट कोडॉन ऑफ mRNA बाइंड विद एंटीकोडॉन ऑफ मिथायोनाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर AUG है, एंटीकोडॉन है UAG, इसने यहाँ पर आकर बाइंडिंग कर ली। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इनिशिएशन? ओके, अब इलोंगेशन कैसे हो रहा है, इलोंगेशन देखते हैं। इलोंगेशन में क्या हुआ, जब वो पहले पी साइट पर आकर बाइंड कर लिया, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए आया, एक और ट्रांसफर आरएनए आया, another amino acyl transfer RNA complex with an appropriate amino acid enter the ribosome and attach to the A site। अगला वाला A साइट पर बाइंड करेगा। जो पहला वाला है इनिशिएट जिसने किया, जो मेथियोनिन के लिए था, जो AUG से बाइंड कर रहा था, वो डायरेक्टली इस B साइट पर आ गया था। ठीक है, और लेकिन इसके बाद जो आएगा वो कहां पर आके बाइंड किया, आपको दिखाई दे रहा है पिंक में, ये बाइंड किया कहां पर, ए साइट पर, जिसे अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए साइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इट्स एंटीकोडॉन बाइंड टू द सेकंड कोडॉन ऑफ, है ना, इसका एंटीकोडॉन ने सेकंड कोडॉन विच आर प्रेजेंट ऑन द mRNA, इसके साथ बाइंड किया, एंड अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड अमीनो एसिड्स। इसने अपना अमीनो एसिड इसको दिया और इन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसने अपना, जैसे ही फर्स्ट वाले ने इसको अपना अमीनो एसिड दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, तो इसका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट्स ट्रांसफर आरएनए आर ब्रोकन। अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही इसने इसको ये दे दिया तो इस अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए के बीच क्या हो गया, ब्रेकेज आ गया, ब्रोकन हो गया इसकी आपस की जो बॉन्डिंग थी। और ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये जो ब्लू वाला ट्रांसफर आरएनए जो प्रेजेंट था पी साइट पर, वो रिमूव हो जाता है। पहले एग्जिट साइट पर आएगा, फिर ये रिमूव हो जाएगा। सो दिस ट्रांसफर आरएनए इज रिमूव्ड फ्रॉम पी साइट एंड सेकंड ट्रांसफर आरएनए जो कि ए साइट पर प्रेजेंट था, ये इट इज पुल्ड टू द पी साइट। जो ये ए साइट पर प्रेजेंट था, इट इज पुल्ड टू द पी साइट, ये पी साइट पर आ जाएगा। ये मैंने बताया ना, ये ए साइट है और ये पी साइट है। तो ये पहले ए साइट पर प्रेजेंट था, इसने जैसे इसको अमीनो एसिड दिया, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया, ये हट गया, वहां से डिसोशिएट हो गया, और ये सेकंड जो अमीनो एसिड था वो पी साइट पर आ गया। और इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ओके, नाउ द थर्ड कोडॉन कम टू द ए साइट। जो थर्ड कोडॉन था वो ये यहां पर आ गया, जो थर्ड कोडॉन था वो ए साइट पर फिर से आ गया। द थर्ड कोडॉन कम टू द ए साइट एंड अ सुटेबल ट्रांसफर आरएनए विथ थर्ड अमीनो एसिड बाइंड टू द ए साइट। एंड इस तरीके से प्रोसेस ये रिपीट होता रहता है। जो भी अमीनो एसिड होता है वो इसको देता है, ये रिपीट चला जाता है, ये इसके साथ यहाँ पर आके बाइंड करेगा, ये दोनों के दोनों इसके साथ बाइंड करेंगे, ये फिर इसको भी पुल कर देगा। और इस तरीके से एक पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम जो है की फॉर्म में सिंगल mRNA से ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाता है। सो अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद अ सिंगल mRNA फॉर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। Termination: when amino acyl transfer RNA reach to the terminator codon like UAA, UGA or UAG, तो termination of translation occur। जैसे ही ये जो mRNA है, इस mRNA पर जितने भी कोड हैं वो सबसे पहले A साइट पर आए, फिर P साइट पर शिफ्ट हुआ और कोड एक दूसरे के अंदर इस तरीके से देखिए बॉन्डिंग बनती जा रही है। जैसे ही इस mRNA पर आ जाएगा अगर UAA या UAG या UGA, तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन आ गया, देखिए यहाँ पर UAG, ये UAG आ गया ना, तो यहाँ पर UAG आ जाएगा, तो क्या होगा, एकदम से टर्मिनेट हो जाएगा ट्रांसलेशन और पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये भी रिलीज हो जाएगी, ट्रांसफर आरएनए भी रिलीज हो जाएंगे और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स था वो डिसोशिएट हो जाएगा। द राइबोसोम डिसोशिएट into large and small subunit at the end of the protein synthesis। आप देखिए यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती जा रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, जैसे ही टर्मिनेटिंग कोडॉन आया, स्टॉप कोडॉन आया, ट्रांसफर आरएनए भी अलग हो गया, पॉलीपेप्टाइड भी अलग हो गया, mRNA अलग हो गया, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, सारे पार्ट अलग हो गए और
जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस था वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया, आपको तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए हैं ट्रांसलेशन के। नाउ कम टू द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल, considering that gene expression result in the formation of a polypeptide, it can be regulate at several level, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी ये रेगुलेट हो सकता है, प्रोसेसिंग लेवल पर भी ये रेगुलेट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA इस लेवल पर भी ये रेगुलेट हो सकता है, एंड ट्रांसलेशनल लेवल पर भी ये रेगुलेट हो सकता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी जीन एक्सप्रेस कर रहा है, जीन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, जब वो जीन प्रोटीन बना रहा है तभी तो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। प्रोटीन बनेगा तो वो कोई फंक्शन करेगा। ये जितनी भी कोडिंग चल रही है वो किस लिए चल रही है? डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, सेंट्रल डॉग्मा। तो उसी को वो किस किस लेवल पर अपने आप को ये बताएगा कि ये जो भी प्रोडक्ट या प्रोटीन हम बना रहे हैं वो कितनी बननी है, कितनी रिक्वायरमेंट है उस सेल को। ज्यादा है तो ज्यादा बनेगी, कम है तो उसे इनहिबिट किया जाएगा, और उसके लिए कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी रेगुलेट हो जाती है। और जब ये स्प्लाइसिंग होती है, आपको पता है एमआरएनए में क्या होता है? एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। स्प्लाइसिंग होगी, फिर क्या हो जाएंगे? ये इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, एक्सॉन यहां पर आ जाएंगे, है ना। तो इस लेवल पर भी रेगुलेट होती है, रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का। ओके, यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है आपके, तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।